चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के तीसरे पाठ रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। उस प्रकार तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सोच विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन होते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही हैं। सो बीते समय की तुलना वर्तमान समय से करना ठीक नहीं है। प्रश्न 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए इस बात को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर, उन दिनों अधिकांश लोगों का यह मानना था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएं तो वे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाती। जो लोग रामस्वरूप की लड़की को देखने आने वाले थे, उनका भी यही मानना था कि लड़की केवल मैट्रिक पास हो, ज़्यादा पढ़ी भले न हो, पर घर के अन्य सभी कार्य अच्छे से जानती हो। रामस्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता इसी परिवार में हो जाए, इसलिए लड़की को उच्च शिक्षा दिलवाने के बावजूद उन्होंने यह बात लड़के वालों से छिपाई। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय कराने के लिए रामस्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी एक सीधी सादी घरेलू और कम पढ़ी लिखी लड़की की तरह व्यवहार करे, परंतु उनका यह सोचना गलत है, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि इससे तो व्यक्तित्व में और निखार आता है। लड़कियां कोई भेड़ बकरियां या कुर्सी मेज नहीं होती कि उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया जाए। उन्हें भी पुरुषों के समान सभी अधिकार मिलने चाहिए और सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रश्न 4, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की झुकी हुई कमर के साथ साथ उसकी संकीर्ण सोच की ओर भी संकेत कर रही है। वह शंकर को दकियानुसी विचारों वाले पिता का आज्ञाकारी पुत्र कहती है, जो खुद भी दकियानुसी विचारों वाला, कायर और डरपोक है। उसमें अपने निर्णय लेने का साहस नहीं है और साथ ही साथ वह चरित्रहीन भी है। प्रश्न 5, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, जो साहसी और स्पष्ट वक्ता हो, जो समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उच्च शिक्षित और समझदार हो। हमारा समाज तभी उच्च और श्रेष्ठ बनेगा जब उमा जैसी लड़कियां होंगी। शंकर जैसे लड़के तो केवल समाज के पतन का कारण ही हो सकते हैं। प्रश्न 6, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक और उपयुक्त है, क्योंकि जिस तरह रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखकर व्यक्तित्व प्रदान करती है, उसी तरह उमा जैसी लड़कियां समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं, जो समाज को ठीक से चलाने में सहायक हैं। वहीं दूसरी ओर शंकर जैसे दब्बू और डरपोक लड़के हैं, जिनकी वजह से समाज पिछड़ा हुआ है। वे समाज की कमज़ोर कड़ी हैं। ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हैं और दूसरों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, और इस प्रकार ये समाज की तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 7, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथानक के आधार पर हम उमा को इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। उमा का पात्र ही कथा को गति प्रदान करता है। उमा का सशक्त
व्यक्तित्व दूसरे पात्रों पर भारी पड़ता है। वह कथा की धुरी है और कथानक उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए हमारे विचार से उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। प्रश्न 8। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर। रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं। उन्हें एक विवश पिता के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपनी लड़की को खूब पढ़ाया, पर उसके रिश्ते के समय यह बात लड़के वालों से छिपाई, क्योंकि उन्हें रिश्ता टूट जाने का डर था। वे डरपोक, विवश और दकियानुसी ख्यालों वाले पिता हैं। गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। वे एक घमंडी पिता हैं। उन्हें लड़के का बाप होने का घमंड है। वे दकियानुसी विचारों वाले हैं, क्योंकि वे अपने बेटे का विवाह पढ़ी लिखी लड़की से नहीं करना चाहते। वे लालची और स्वार्थी हैं, क्योंकि वे विवाह को व्यापार मानते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए यह विवाह करवाना चाहते हैं।